हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी और मल्हार बुक से हमने प्रीवियस लेक्चर में एक चैप्टर पढ़ा था, पानी रे पानी। इसी चैप्टर के हम प्रश्नोत्तर कर रहे थे और आज की क्लास में भी हम इसी चैप्टर के प्रश्नोत्तर करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। बच्चों, कल की क्लास में कुछ क्वेश्चन किए थे और आज इसी को आगे हम कंटिन्यू करें। देखिए, यहाँ पर एक प्रश्न था इस लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था, और यहाँ पर है हमारी यह धरती। दोनों वाक्यों में आपको अंतर बताना था। तो दो यहाँ वाक्य लिखे थे कि हमारी यह धरती भी इसी तरह की एक गुल्लक है, और दूसरा वाक्य था हमारी यह धरती इसी तरह की एक गुल्लक है। एक में भी है और दूसरे में भी नहीं है। इन दोनों वाक्यों को आपने ध्यान से पढ़ना था और दूसरे वाक्य में कौन सा शब्द हटा दिया गया है, उस शब्द को हटा देने से इस वाक्य में क्या अंतर आया, आपको पहचान करके लिखना है। तो हटाया गया शब्द भी यहाँ पर है और अंतर क्या आया, अर्थ में अंतर क्या आया। पहले जो वाक्य था, पहले वाक्य में भी शब्द यह दर्शाता है कि धरती के अलावा अन्य वस्तुएं भी गुल्लक जैसी, बहुत सारी वस्तुएं हैं जो धरती के समान जो है, जैसे धरती को कहा ना कि एक गुल्लक के समान है, तो धरती के अलावा अन्य वस्तुएं भी हैं जो गुल्लक के समान है। ठीक है, और धरती उसमें से एक है। यह तुलना को स्पष्ट और प्रभावशाली बनाता है, जबकि दूसरे वाक्य में यह संकेत नहीं मिलता है कि और भी चीजें ऐसी हो सकती हैं, यानी कि वो ज्यादा व्यापकता को बताता है। भी का मतलब और भी चीजें हैं इसमें। ठीक है, तो भी शब्द वाक्य को व्यापक और अधिक भावपूर्ण बनाता है। भी शब्द वाक्य को अधिक व्यापक और भावपूर्ण बनाता है। पाठ में ऐसे ही कुछ और शब्द भी आए हैं जो अपनी उपस्थिति से वाक्य में विशेष प्रभाव उत्पन्न करते हैं। पाठ को फिर से पढ़िए और इस तरह के शब्द वाले वाक्यों को चुनकर लिखिए। तो देखिए, और भी यहाँ पर शब्द आए हैं, जैसे पानी आता भी है तो बेवक्त आता है, तो ये भी जो है एक विशेष अर्थ बता रहा है। भी शब्द यहाँ यह दर्शाता है कि पानी की उपस्थिति भी समस्या है, क्योंकि अत्यधिक पानी का आना ये भी समस्या का कारण है। और जब आ रहा है, बेवक्त आ रहा है, जिस समय आप अपने घर के काम नहीं कर पाते हैं उस समय आपको पानी की आवश्यकता नहीं होती है। अब रात में आप सोएंगे या काम करेंगे, तो वो बेवक्त का पानी आ रहा है। तो यहाँ पर एक जो है विस्तृत बात को बता रहा है। ठीक है, भी शब्द जो है जोर दे रहा है ना उस वाक्य में, तो ये पानी की उपस्थिति को भी समस्या की तरह बता रहा है, क्योंकि वह सही समय पर नहीं आता है। कुछ दिनों के लिए सब कुछ थम जाता है, कुछ दिनों के लिए सब कुछ थम जाता है। अब यहाँ पर जो है सब कुछ का अर्थ क्या है, शब्द ज्यादा व्यापक और असर दर्शाने के लिए प्रयुक्त हुआ है। अकाल और बाढ़ एक ही सिक्के के दो पहलू। एक ही सिक्के के दो पहलू का अर्थ है, ये एक तो मुहावरा है ना, और अर्थ को प्रभावशाली बनाता है। ये अर्थ को प्रभावशाली बनाता है। पानी को रुपयों से भी कई गुना ज्यादा मूल्यवान बताया गया है। इसमें पानी को रुपयों से भी कई ज्यादा मूल्यवान, कई गुना ज्यादा मूल्यवान बताया गया है। कई गुना ज्यादा का अर्थ क्या है, शब्द यह दर्शाते हैं कि पानी का मूल्य केवल आर्थिक दृष्टि से नहीं, जीवन के दृष्टिकोण से भी बहुत अधिक है ना। पानी, जल ही जीवन है ना। तो पानी का जो मूल्य है वो रुपयों से कई गुना ज्यादा है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट जो प्रश्न आज आप लिखेंगे वो है समानार्थी शब्द। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि समानार्थी शब्द क्या होते हैं। समान अर्थ वाले शब्दों को हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं। कई बार इसे पर्यायवाची शब्द भी कहा जाता है।
तो समानार्थी शब्द कहें या पर्यायवाची शब्द कहें, एक ही बात है। जिनके अर्थ समान हो, पर्याय मतलब इसके अलावा समान अर्थ वाले शब्द, जिनके अर्थ तो समान है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सूरज की किरणें पड़ते ही फूल खिल उठे। सूरज की, आपको क्या करना है, आप इन वाक्यों से शब्द छांटना है और आपने वहां से उनके समानार्थी शब्द लिखने हैं। तो देखिए जैसे आपके पास सूरज है यहाँ पर, है ना, सूरज की किरणें पड़ते ही फूल खिल उठे। तो आपने करना क्या है, सूरज का जैसे समानार्थी शब्द, सूर्य को हम और किन किन नाम से जानते हैं, सूर्य, मेघ, भास्कर। ठीक है, देखिए मेघ तो बादल के लिए कहा जाएगा, है ना, तो इसमें तो भास्कर की किरणें पड़ते ही फूल खिल उठे। भास्कर यानी कि सूर्य के लिए ही कहा गया है। समुद्र का पानी भाप बनकर ऊपर उठ जाता है। तो समुद्र का पानी दिवाकर की गर्मी से भाप बनकर ऊपर उठ जाता है। अचानक बादल गरजने लगे। अचानक जलद गरजने लगे, इसका समानार्थी शब्द है। ठीक है, जल चक्र में हवा की भी बहुत बड़ी भूमिका है। जल चक्र में समीर की भी बहुत बड़ी भूमिका है। ठीक है, समुद्र का समानार्थी शब्द, तो बेटा यहाँ पर समुद्र की जगह आप, यहाँ तो भास्कर ठीक है, लेकिन समुद्र का पानी दिवाकर, देखो क्या लिखा है, समुद्र का पानी भाप बनकर ऊपर उठ जाता है। अब देखो भाप जो है दिवाकर नहीं है, दिवाकर सूर्य का ही। यहाँ पर आप पवन लिख सकते हैं भाप बनकर, दिवाकर बनकर नहीं, आप पवन बनकर लिख सकते हैं, वायु बनकर लिख सकते हैं, ये आपका गलत हो जाता है। मेघ, इसमें कुछ मिस्टेक है, इनको आप ठीक कर लें। ठीक है, तो समुद्र का जो पानी है ना वो भाप बनकर, अब भाप का समानार्थी क्या है, भाप यानी कि पवन, हवा को भी कहते हैं हम, बारिश कहते हैं, वायु कहते हैं, दिवाकर सूर्य का हो जाएगा समानार्थी शब्द। ठीक है, तो इस गलती को आप ठीक कर लें। यहाँ आप या तो पवन बनकर लिख सकते हैं, वायु बनकर, है ना, हवा के रूप में ही तो आता है भाप, वाष्प जो होती है वो हवा के रूप में ही होता है। अचानक बादल गरजने लगे, अचानक जलद गरजने लगे। ठीक है, ये सही है, क्योंकि बादलों को हम क्या कहते हैं, जलद। ठीक है, जो जल को लेकर जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए गौर में, जल चक्र में हवा की भी बड़ी भूमिका है। हवा को यहाँ आप पवन कह सकते हैं। ठीक है, हवा का समानार्थी शब्द क्या होता है, हवा। हवा को आप क्या लिख सकते हैं, पवन, वायु और समीर। ठीक है, तो ठीक है, जल चक्र में हवा की बहुत बड़ी भूमिका होती है, समीर की बहुत बड़ी भूमिका होती है, तो ये सही है। ठीक है, चलिए।
अब यहाँ कुछ प्रश्न हैं उपसर्ग पर, तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि उपसर्ग क्या होते हैं, फिर हम जानेंगे इस उपसर्ग पर आधारित प्रश्न हम तभी पढ़ेंगे। तो बेटा उपसर्ग का अर्थ होता है जब हम किसी मूल शब्द पर, जब हम किसी मूल शब्द पर, मूल का मतलब जैसे हार है, हार, हार का मतलब होता है पराजय, हार का मतलब होता है फूलों की माला, ठीक है, दो इसके अर्थ होते हैं। ये आपका क्या है, एक मूल शब्द है, ये क्या है, एक मूल शब्द है। इसके आगे से, हार के आगे से आपने आ लगा दिया, इसमें आ जोड़ दिया, ठीक है, आ जोड़ने से ये जो आपका हार था ये हो गया है आहार। आहार का अपना अर्थ होता है। तो उपसर्ग वो होते हैं जो किसी मूल शब्द के आगे से जुड़ करके नए शब्द का निर्माण करते हैं, ठीक है, वो नए शब्द का निर्माण करते हैं, तो वे आपके उपसर्ग कहलाते हैं। इसी हार में और क्या जोड़ सकते हैं आप, इसी हार में आप प्र जोड़ सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, प्रहार, और प्रहार का मतलब होता है चोट, ठीक है। तो ये तो आपके उपसर्ग हो गए। अब जानते हैं प्रश्न। देश के कई हिस्सों में तो अकाल जैसी हालत बन जाते हैं, देश के कई हिस्सों में तो अकाल जैसे हालत बन जाते हैं, ठीक है। उपयुक्त वाक्य में, उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित शब्द में अ ने काल शब्द में जुड़कर एक नया अर्थ लिखा है, दिया है। देखो काल में क्या जोड़ दिया, अ जोड़ दिया, क्या हो गया, अकाल, नया शब्द बन गया, सॉरी अकाल, ठीक है। अब यहाँ पर काल का तो अपना अर्थ था, लेकिन हमने इसमें क्या जोड़ दिया, उपसर्ग जोड़ दिया, ठीक है। काल का अर्थ समय होता है जब मृत्यु होती है, जबकि अकाल का अर्थ होता है सुसमय, जब समय आपका अच्छा नहीं होता है, या सूखा, सूखा पड़ता है तो समय अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो इसके बिल्कुल अर्थ हैं। कुछ शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, यहाँ पर भी हमने सीखा था, या कोई विशेषता उसमें उत्पन्न कर देते हैं, या तो उसके अर्थ को ही बदल देंगे या अर्थ में भी विशेषता ला देते हैं, और इस प्रकार नए शब्दों का निर्माण करते हैं। इस तरह के शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं, इस तरह के शब्दांश क्या कहलाएंगे, उपसर्ग कहलाते हैं, ठीक है बच्चों। आइए कुछ और उपसर्गों की हम यहाँ पर पहचान करते हैं। ये तो आपने उपसर्ग के बारे में भी जान लिया है कि उपसर्ग क्या होता है और कहाँ पर हम इसका प्रयोग करते हैं। तो मूल शब्द में जब आप किसी शब्दांश का प्रयोग लगा करके वो एक नए शब्द का निर्माण करता है, तो वही आपके क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं, ठीक है बच्चों। चलिएगा, वे आपके उपसर्ग कहलाते हैं। चलिए, अब जैसे यहाँ पर देश है, देश, देश आपका एक मूल शब्द है, ठीक है, आपका देश क्या है, मूल शब्द है। अब इस देश में जब आपने प्र जोड़ा तो क्या हो गया, प्रदेश। इसी देश में आपने वि जोड़ा तो विदेश, फिर आपने पर जोड़ा प्रदेश, और स्व जोड़ा स्वदेश, ठीक है। और ये प्र, वि और पर, स्व, ये सब आपके क्या हैं बेटा, ये आपके उपसर्ग हैं,
क्योंकि ये किसी मूल शब्द में जुड़ करके क्या कर रहे हैं, नए शब्द बना रहे हैं, नए शब्दों का निर्माण कर रहे हैं। और जब वो नए शब्दों का निर्माण करते हैं के अर्थ भी परिवर्तित हो जाते हैं या उसमें कुछ नयापन आ जाता है, कुछ बदलाव उसमें आ जाता है अर्थ में, है ना, पहले जैसा नहीं रहता है। अब आप भी उपसर्गों के प्रयोग से नए शब्द बनाकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे सुपात्र, अपात्र, विज्ञान, है ना, अज्ञान। तो ये आपको यहाँ पर लिख लीजिएगा प्रश्न को। चलिए, तो जैसे आपका सुपात्र है, सुपात्र, अपात्र, है ना, अज्ञान, विज्ञान, ये आपके क्या हो गए हैं, नए शब्द बन गए। ठीक है। पात्र का अर्थ होता है योग्य, ज्ञान तो आप जानते ही हैं। पात्र, सुपात्र, अच्छा, योग्य, अच्छा पात्र, यानी कि उस किसी भी पद के लिए कहते हैं ये अच्छा पात्र है। अज्ञान, ज्ञान का अर्थ होता है जानकारी, अज्ञान जिसको ज्ञान ना हो। विज्ञान तो आप जानते ही हैं। तो नए नए शब्द इससे बनते हैं इन उपसर्गों से। चलिए, अब आगे के प्रश्न। सुपात्र, योग्य व्यक्ति। वाक्य, दान हमेशा सुपात्र को ही देना चाहिए, जो व्यक्ति योग्य हो दान के उसी को देना चाहिए। अपात्र, जो योग्य न हो, अपात्र को दान देना उचित नहीं माना जाता है। अज्ञान, ज्ञान का अभाव। वाक्य, अज्ञान के कारण लोग गलत फैसले ले लेते हैं। विज्ञान, किसी चीज के बारे में व्यवस्थित और तर्क संगत ज्ञान प्राप्त करना। वाक्य है, विज्ञान ने आज जीवन को सरल और सुविधाजनक बना दिया है। इस तरह से लिख सकते हैं आप। चलिएगा, तो पाठ से आगे, पाठ से आगे नहीं, आगे लिखेंगे पाठ से आगे। तो देखिए, पाठ से आगे का मतलब पाठ से आगे के प्रश्न, यानी कि पाठ से संबंधित होगी और आपके। चलिए, प्रश्न पढ़ते हैं। धरती की गुल्लक में जल राशि की कमी न हो, इसके लिए आप क्या क्या प्रयास कर सकते हैं। ये पाठ से बिल्कुल भिन्न है। आप अपने स्वयं के ज्ञान से, अपने नॉलेज से, अपनी बुद्धि से आप क्या क्या प्रयास कर सकते हैं कि हमारी धरती का जो गुल्लक है वो खत्म ना हो। अपने सहपाठियों के साथ आपको चर्चा करके लिखना है। तो देखिए, धरती की गुल्लक में जल राशि यानी कि जल जो है उसकी कमी ना हो, इसके लिए हम ये प्रयास कर सकते हैं। यहाँ हमने कुछ बिंदुओं में लिखे हैं। जैसे पानी की बर्बादी को हमें रोकना चाहिए, नल खुला छोड़ना, जरूरत से ज्यादा पानी का उपयोग करना बंद करें, वर्षा जल संचयन करें, यानी कि वर्षा में जल का संचयन करना चाहिए, है ना। घर की छतों पर वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था करें, बट उसे खुला ना छोड़ें, क्योंकि उससे आपको कई प्रकार के उसमें जो है मच्छर पनपते हैं, जो बीमारियों का कारण भी हो सकते हैं। पेड़ लगाएं, पेड़ पानी की को जमीन में समाहित करने में मदद करती हैं। और तालाबों और कुओं की सफाई करें, पुराने जल स्रोतों को संवारें और बचाएं, जागरूकता फैलाएं, लोगों को पानी बचाने के लिए प्रेरित करें, फव्वारे और पाइपलाइन की लीकेज ठीक करवाएं और पानी की बर्बादी को रोकें। चलिएगा, इस पाठ में एक छोटे से खंड में जल चक्र की प्रक्रिया को प्रस्तुत किया गया है। उस खंड की पहचान करें और जल चक्र को चित्र के माध्यम से प्रस्तुत करें। तो यहाँ इस पाठ में भी आपको जल चक्र के बारे में बताया गया है। पानी सूरज की गर्मी से, बहुत डिटेल में नहीं बताया गया है, पानी सूरज की गर्मी से वाष्प बनकर
ऊपर उठता है और वर्षा के रूप में वापस धरती पर आता है। ये जल चक्र को बताता है, लेकिन वास्तव में जल चक्र आपका ये है ना। इसमें तो आपको बस एक लाइन में कह दिया गया है। तो सबसे पहले जो समुद्र का पानी है वो समुद्र से वाष्प बनता है और बादल में बदलता है, वर्षा होना, फिर वो बादल के रूप में आसमान में जाता है, बारिश होती है, नदियां, तालाब और झीलें, फिर भूजल भंडार, ये सब जो है समुद्र में वापस चला जाता है ना। तो ये जो है जल चक्र है। और चित्र के माध्यम से, जैसे ये आपकी क्या है, ये आपका समुद्र है या नदियों का पानी वाष्प बन करके सूरज की गर्मी से फिर ये जो है बादल के रूप में वर्षा करता है और वर्षा के बाद पुनः ये धरती के नीचे चला जाता है या समुद्र में चला जाता है। यही आपका क्या है, जल चक्र है। आप इसी तरह का एक पिक्चर बना लीजिएगा सुंदर सा जल चक्र का। चलिए, अपने द्वारा बनाए गए जल चक्र के चित्र का विवरण प्रस्तुत कीजिए। मतलब आपने क्या बनाया है और क्या लिखा है, ये आपको बताना है। तो देखिए, जल चक्र में सबसे पहले वाष्पीकरण है, इवेपोरेशन। आप अंग्रेजी में भी पढ़ते हैं, है ना, विज्ञान में और भूगोल में भी आपको पढ़ाया जाता है। सूर्य की गर्मी से नदियों, तालाबों और समुद्रों का जो पानी है वो वाष्प बनकर ऊपर उठता है ना। फिर आपका आता है संघनन, कंडेंसेशन। वाष्प ठंडी होकर बादल में बदल जाता है। ऊपर जब जाता है वायुमंडल से तो ये जो वाष्प है वही आपकी ठंडी हो जाती है और बादल में बदल जाता है। ठीक है। फिर वर्षा हो जाती है, बादल भारी होकर वर्षा के रूप में जल को वापस धरती पर गिराते हैं। और फिर आपका संचयन और बहाव आता है, जिसमें वर्षा का जो जल है वो नदियों, झीलों और समुद्रों में जाकर एकत्र हो जाता है और जल चक्र फिर से शुरू हो जाता है। ठीक है, यानी कि जो समुद्र का पानी था आसमान में जाकर के बादल से वर्षा के बाद पुनः समुद्र में आ जाता है। तो बच्चों, आज की क्लास में आपने पानी रे पानी चैप्टर के प्रश्न उत्तर किए। उम्मीद करती हूँ सभी प्रश्न आपने समझे हैं और यहाँ पर आप जल चक्र का एक सुंदर सा चित्र बनाकर लाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।